Hello, how are you students? In my this lecture, I will solve remaining numericals of the chapter Motion, Physics of class 9th. Seventh question from the NCERT book. It is written here, a ball is gently dropped from the height of 20 meter. Initially from the top of height, then its initial velocity was 0, and from the top of height h is equal to 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, that is the acceleration 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? That is, what will be its final velocity, and after that, after what time will it strike the ground, and also you have to find time. स्टूडेंट्स देखिए, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये हाइट है 20 मीटर की, यहां से एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ड्रॉप किया जाता है. तो you know very well when it will fall, its velocity will increase and strike to the ground. The time it will strike the ground, its velocity will be maximum. You know very well when object falls downward, its velocity increases. So what will be the velocity at that time? You have to find that one. And second, what? Second, after how much time it will strike the ground? So we are taking here, terms are given here. H is equal to ut plus half at square 0 into you have to find the v na, h is given, so v square is equal to u square plus 2a s. ठीक है, और h की जगह फिर राइट हियर s डिस्टेंस, देन सो ओके. तो पुट इट हियर, v square 0 square plus 2 into a is 10 into s is 20, that is 400, and therefore v is equal to 20 meter per second. स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट विल 20. कहने का मतलब जब ये फॉल करके ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली होगी, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? राइट. मैंने फॉर्मूला लिख दिया था h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. उसका कोई मतलब नहीं था, है ना. उसमें s था, फाइनल वेलोसिटी का कुछ था ही नहीं. h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. हाँ, उससे क्या निकलता? आपको टाइम निकाला था, फिर टाइम को रख के निकालते हैं, कोई बात नहीं. ये हो गया वेलोसिटी. एंड आफ्टर हाउ मच टाइम? t. आपको मालूम है v इज इक्वल टू u प्लस 80, सारे टर्म दिए गए. v कितना है? 20, अभी निकाला आपने. इज इक्वल टू 0 प्लस a है 10 इंटू t, यानी 10t इज इक्वल टू 20. तो t इज इक्वल टू 20 बाई 10, दैट इज 2. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. राइट. अब एक चीज देखो, जैसे हम लोग, मैंने कहा अभी ये सॉल्व हो गया, दोनों पार्ट आ गए. मैं एक थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मैंने शुरुआत में लिखा था h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. h ये हो जाता 20 u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर. तो 20, ये तो 0 हो गया. ये हो जाता 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 by 5 4, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही उससे नहीं आएगा, आप दूसरे से भी कर सकते हैं. देखिए मैंने टाइम निकाला, ये कैसे निकाला? पहले भी निकाल लिया.
v मुझे चाहिए था इसलिए भी निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं, रास्ता नहीं है। ठीक, अब फिर इस फॉर्मूले से निकाल लिया, खाली टाइम निकालना तो आप इससे भी निकाल सकते थे, दोनों सही है। ठीक है, तो एक ही करिएगा, ओनली दिस वन, खाली समझाने के लिए। अब आप इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करता हूं, कॉपी करिए। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये ग्राफ दिया गया है स्पीड टाइम, इससे आपको फाइंड करना है दो चीजें, क्या, हाउ फार डज कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, टाइम है सेकेंड में 2 4 6 8 10, 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो आपको मालूम है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फाइंडिंग द एरिया। ठीक है, एरिया किसका फाइंड करना है, तो 4 सेकेंड तक का है ना, तो 4 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखते हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है ये इससे आकर के मिल रहा है। अगर हम ओ ए बी नाम दे दें तो ये क्या क्लियर होगा, आंसर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ओ ए सी, और ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी 1/2 ओ सी इंटू ए सी। अब आप कहेंगे ट्रायंगल, ये तो कर्व पाथ है, ट्रायंगल लेनी है, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स हम इसको स्ट्रेट ही मान लेंगे, है कर्व, नो डाउट। हम अप्रॉक्स एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट का मतलब, अगर हम शेड करें तो ये हुआ ना, ये एरिया होगा, और अदरवाइज ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल हमारा ये बनता है, वो पोजीशन है नहीं, तो इसीलिए बताने के लिए आपको कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लें अगर, हाँ, तो दैट विल बी द एरिया, एंड दैट इज 1/2 इंटू ओ सी इज 4 इंटू ओ ए इज 6, दैट इज 12 मीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, एरिया विल बी 12 मीटर। क्लियर, कोई डाउट किसी को, नो, ओके। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इज विच पार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट, और हमको ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो आप सेकेंड पार्ट में कह सकते हैं क्या, पार्ट ए बी। क्यों, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, और कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ए बी पार्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है कि ये दो पार्ट दिए गए, किस कंडीशन में पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ना, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, दो स्टेटमेंट, ये कंप्लीट है। देखिए पहली बात कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो। वेलोसिटी जीरो होने पर एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट, चेंज इन वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जब ये टॉप पॉइंट पर आता है, हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाता है ना, उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, एट टॉप पॉइंट ऑफ path when it is thrown
अपवर्ड, टॉप पॉइंट पर क्या होगा, दिस टाइम velocity will be 0 but acceleration will be equal to 9.8 meter per second square, that is constant, right? पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही हो और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर काम कर रहा हो। सीधा सा देखो, ऑब्जेक्ट अगर यू मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर काम करेगा। इसका मतलब इफ या when horizontally, then acceleration due to gravity will be perpendicular, that is right। दोनों के आंसर हो गए, ठीक है। दीज आर द टू आंसर्स। तो फिर वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें क्विक। यस, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कहते हैं an artificial satellite is moving in circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर। यानी ये अर्थ अगर मान लें तो इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। इसका रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू, ये r है, यहां लिख देता हूं आंसर, r इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर, ठीक है। कहते एंड इट टेक्स टाइम, टोटल टाइम टू कंप्लीट वन राउंड इज 24 आवर। कैलकुलेट द स्पीड, यू हैव टू फाइंड द v। यस, आपको भी फाइंड करना है। तो सीधे सीधे मतलब हो गया v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस विल बी 2 पाई r एंड द टाइम विल बी t। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके दो तरीके कैलकुलेट करने के, चाहे तो इसको किलोमीटर में ही और इसको आर में रखा है, सेम पैटर्न पे किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, या आप चेंज कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी इंटू 10⁻³ और आर को सेकंड में कर लीजिए, यानी 24 आर, 24 इंटू 60 इंटू 60। मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 42250 इंटू 1000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और ऐसे ही टाइम को करेंगे तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो आप जब यहां पे रखेंगे तो दैट विल बी 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 42250 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू एंड 60, ये भी इंटू हो जाएगा 22/7। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो दिस विल गिव यू रिजल्ट, आंसर हो जाएगा एंड आंसर विल बी इन द मीटर पर सेकेंड। और अगर आप आंसर फाइंड करते हो किलोमीटर पर आवर में
तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिस अपॉन दिस 2 पाई इंटू दिस अपॉन 24, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नाउ दिस इज ओवर, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है। क्वेश्चन आपको करे कराए कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रटेंगे आप आंसर को ना। इट्स वेरी सिंपल, कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।